नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सक्सेस पॉइंट इंडिया चैनल में। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी का जो एग्ज़ाम हुआ है तो बहुत अच्छा हुआ होगा, और अगर किसी कारणवश अगर आप सही अटेम्प्ट नहीं भी कर पाए हैं तो भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इतना ज़्यादा अपने आप को परेशान मत करिए, इतना ज़्यादा मत हारिए आप लोग, ठीक है? टूटने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये परीक्षा आपके जीवन की अंतिम परीक्षा नहीं थी। आपकी उम्र आपका अंतिम वर्ष नहीं था। प्यारे अभ्यर्थियों, नए जोश और नए जज्बे के साथ फिर से उठते हैं, फिर से लड़ते हैं और फिर से अचीव करते हैं। प्यारे अभ्यर्थियों, किसी भी तरीके से अपने आप को टूटने नहीं देना। बहुत अच्छे से सुना होगा आपने कि नन्ही चींटी छोटी छोटी चीज़ें लेकर के चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, और लेकिन अंततः एक बार वो क्या है, उस चीज़ को ऊपर ले जाती है। तो प्यारे अभ्यर्थियों, शुरू करते हैं आज की इस क्लास कुछ लाइनों से। नर हो न निराश करो मन को, जग में रहकर कुछ काम करो, कुछ काम करो, कुछ नाम करो, नर हो न निराश करो मन को। प्यारे अभ्यर्थियों, इन्हीं पंक्तियों के साथ प्रारंभ करते हैं आज की इस क्लास को। और आज की इस क्लास में प्यारे अभ्यर्थियों 23 अगस्त के शिफ्ट 2 यानी सेकंड शिफ्ट का पेपर हम लेकर के आए हैं, जिसका अभी डिस्कशन करते हैं। तो प्यारे अभ्यर्थियों, प्रारंभ करते हैं आज की इस क्लास में। सेशन को एक बार लाइक ज़रूर करिएगा और प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। जो भी लोग जुड़े हमारे साथ में, इन सभी का जो है तो हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे अभ्यर्थियों, बात करें तो पहला प्रश्न था उत्तर प्रदेश कांस्टेबल जो परीक्षा संपन्न हुई, उसमें 23 अगस्त की दूसरी शिफ्ट का जो पेपर था, उसमें पहला प्रश्न है जीके का कि उधर मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का कौन सा अनुच्छेद उत्पीड़न से शरण लेने के अधिकार की गारंटी देता है। कहने का अर्थ यह है कि मानव अधिकारों की जो सार्वभौम घोषणा की गई थी, इसमें कौन सा अनुच्छेद उत्पीड़न से शरण लेने के अधिकार की गारंटी देता है। प्यारे अभ्यर्थियों, तो यहाँ पे बात करें सही उत्तर की, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा आपका आर्टिकल 14। जिन जिन लोगों ने आर्टिकल 14 टिक किया होगा, आपका उत्तर बिल्कुल सही माना जाएगा। आर्टिकल 14 कहता है प्यारे अभ्यर्थियों, विधि के समक्ष समानता या समता। विधि के समक्ष समता या समानता कहता है प्यारे अभ्यर्थियों आर्टिकल 14। और बात करें तो ये समता और समानता से संबंधित जो अधिकार दिए गए, जो कि 14 से 18 तक वर्णित हैं, उनमें से एक है, और ये है आपका अनुच्छेद 14। मतलब कि विधि के समक्ष समता या समानता है, यानी कि कोई भी आपका जो है तो उत्पीड़न नहीं कर सकता, और उत्पीड़न कर रहा है तो उससे शरण लेने के अधिकार की आपको गारंटी दी गई है। अगले प्रश्न में कह रहा है प्यारे अभ्यर्थियों की एनपीए का पूर्ण रूप क्या है। तो एनपीए का जो पूरा नाम होता है प्यारे अभ्यर्थियों, एनपीए का पूरा नाम होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का मतलब होता है गैर निष्पादित संपत्तियां। इसका अर्थ ये होता है प्यारे अभ्यर्थियों कि जो भी व्यक्ति यदि कर चुकाने में अगर अक्षम है, तो लोगों का जो खाता है तो वो एनपीए हो जाता है, अर्थात लोन की जो राशि होती है, जो पैसा होता है, वो लोन का पैसा फंस जाता है। ऐसी स्थिति में प्यारे अभ्यर्थियों आपका जो अकाउंट है वो एनपीए कर दिया जाता है, यानी नॉन परफॉर्मेंस, यानी कि उसमें अब कोई भी परफॉर्मिंग नहीं की जाएगी। तो एनपीए का अर्थ होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अगले प्रश्न पे आते हैं, तो पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सेरा नृत्य मनाया जाता है। कहता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सेरा नृत्य मनाया जाता है, और उत्तर प्रदेश के प्यारे अभ्यर्थियों ललितपुर जिले में सेरा नृत्य मनाया जाता है। सेरा नृत्य की बात करें प्यारे अभ्यर्थियों, तो यह जो नृत्य होता है बुंदेलखंड का, और वो भी स्पेशल उत्तर प्रदेश के ललितपुर का। तो ये प्यारे अभ्यर्थियों आपका रबी एवं खरीफ फसलों की बुआई के समय में इस नृत्य को करते हैं प्यारे अभ्यर्थियों। पाई डंडे के समान ही छोटे छोटे डंडों से भी इसमें नृत्य किया जाता है, जिसे हम सेरा नृत्य कहते हैं प्यारे अभ्यर्थियों, ठीक है। साथ ही साथ बात करें तो बुंदेलखंड और उत्तर के बहुत सारे अलग जो है तो बहुत सारे अन्य जो है तो आपको नृत्य मिल जाएंगे, जैसे आपका अहिरी नृत्य यानी दीवारी मिल जाएगा, राई मिल जाएगा, पाई डंडा मिल जाएगा, और आपका जो है तो ढोला मिल जाएगा, रावला नृत्य मिल जाएगा प्यारे अभ्यर्थियों। तो ये बहुत सारे जो है तो ढिमरियाई कहते हैं जिसे। अगले प्रश्न पे आते हैं, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध जो संधि है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है प्यारे अभ्यर्थियों। तो इसका मुख्य उद्देश्य आपके ऑप्शंस जो थे आपके क्वेश्चन पेपर में,
तो यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन था कि नागरिक और सैन्य, नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए सभी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध लगा देना प्यारे विद्यार्थियों। इसके लिए एक संस्था उत्तरदायी होती है जिसे हम CTBT के नाम से जानते हैं। CTBT नामक एक संस्था है प्यारे विद्यार्थियों जो परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाती है, ठीक है। यानी नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए सभी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध लगा दिया गया प्यारे विद्यार्थियों। यह एक विशेष प्रकार का समझौता था। बात करें प्यारे विद्यार्थियों तो यह एक विशेष प्रकार का समझौता था जो कि 24 सितंबर 1996 को अस्तित्व में आया था। 24 सितंबर 1996 को अस्तित्व में आया था ये समझौता। क्लियर हुआ। अगले प्रश्न पर आते हैं और अगला प्रश्न है कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। तो अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है प्यारे विद्यार्थियों, तो यह खेल में दिया जाता है। अभी वर्तमान में बात करें तो कुछ ही समय पहले जो हाल ही में जो खेल जगत के अंतर्गत जो अर्जुन पुरस्कार मिले, यानी जो अर्जुन पुरस्कार मिले उनमें से खेलों में संबंधित प्यारे विद्यार्थियों बात करें तो 23 खिलाड़ियों को क्या किया गया, 33 खिलाड़ियों को क्या किया गया, अर्जुन पुरस्कार दिया गया। बात करें प्यारे विद्यार्थियों तो उत्तर प्रदेश से भी 2 लोगों को पुरस्कार मिले थे। बात करें तो क्रिकेट के अंतर्गत क्रिकेट क्षेत्र से, क्रिकेट खेल से जुड़े मोहम्मद शमी को, उत्तर प्रदेश के निवासी है मोहम्मद शमी को दिया गया था अर्जुन पुरस्कार। साथ ही साथ बात करें प्यारे विद्यार्थियों तो जो भारतीय जो एथलीट हैं उत्तर प्रदेश के निवासी पारुल चौधरी को भी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी पुस्तक है, और इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक है प्यारे विद्यार्थियों आपकी अबुल कलाम आज़ाद की। अबुल कलाम आज़ाद ने इंडिया विंस फ्रीडम लिखा था प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। अबुल कलाम आज़ाद प्यारे विद्यार्थियों भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले भारतीय विदेशी हैं प्यारे विद्यार्थियों। क्लियर हो गया। अगले प्रश्न पर आते हैं, 2016 के विमुद्रीकरण के पश्चात 500 और 1000 रुपए के कितने प्रतिशत नोट प्राप्त हुए थे। 2016 का जो प्यारे विद्यार्थियों डेमोन्स्ट्राइजेशन हुआ था उसमें 1000 और 500 रुपए के कितने प्रतिशत नोट मतलब कि प्राप्त हुए थे प्यारे विद्यार्थियों। तो बात करें तो 98.96%, यानी कि प्यारे विद्यार्थियों 98.96% जो है 500 और 1000 के नोट प्राप्त किए गए थे प्यारे विद्यार्थियों। बात करें तो 2016 के समय जो विमुद्रीकरण हुआ था उस समय 500 और 1000 रुपए के नोटों का जो प्रचलन था, भारतीय मुद्रा का जो प्रचलन था उसे बंद कर दिया गया था प्यारे विद्यार्थियों। और 2016 के समय जो RBI के जो गवर्नर थे वो आपके उर्जित पटेल थे। कौन थे? उर्जित पटेल थे। क्लियर हो गया। अगले प्रश्न पर आते हैं, 1993 में मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन में किसे अपनाया गया था। तो 1993 में जो मानव अधिकारों पर जो विश्व सम्मेलन हुआ था, इस विश्व सम्मेलन में प्यारे विद्यार्थियों वियना घोषणा को अपनाया गया था। आपके क्वेश्चन पेपर में ये ऑप्शन जरूर होगा, आपने टिक किया होगा। यदि आपने टिक किया होगा देन आपका आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा। बात करें प्यारे विद्यार्थियों तो वियना घोषणा को अपनाया गया था प्यारे विद्यार्थियों, जिसका मानव अधिकारों के क्षेत्र में गतिविधियों पर बड़ा प्रभाव पड़ा था प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। मानव अधिकार के क्षेत्र में गतिविधियों पर काफ़ी बड़ा प्रभाव पड़ा था प्यारे विद्यार्थियों। तो 1993 में मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन में वियना घोषणा को अपनाया गया था। अगले प्रश्न पे आते हैं कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण बढ़ाया था। आपसे ये पूछ रहा है प्यारे विद्यार्थियों कि किस संविधान संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण बढ़ाया था प्यारे विद्यार्थियों। और यहाँ पे सही उत्तर की अगर बात करें तो सही उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों आपका 79वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि प्यारे विद्यार्थियों 1999 में आया था। 1999 में आया था आपका 79th संवैधानिक संशोधन अधिनियम 79वां CAA जो 1999 में आया था। इसके अंतर्गत प्यारे अभ्यर्थियों इस कानून के द्वारा सरकार ने क्या किया था, इस कानून के द्वारा सरकार ने SC/ST यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और इसके साथ साथ एंग्लो इंडियन के लिए लोकसभा में और राज्य की विधानसभाओं में आरक्षण 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। इसके क्या किया था, आरक्षण कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था, 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। क्लियर हो गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं और अगला प्रश्न कह रहा है कि लोकटक झील भारत के किस राज्य में है।
लोकटक झील भारत के किस राज्य में है प्यारे अभ्यर्थियों? तो जो लोकटक झील है ये लोकटक झील आपके मणिपुर राज्य में है। बात करें तो पूर्वोत्तर भारत की यह मीठे पानी की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। भारत में पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ठीक है। और बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो ये जो झील है मणिपुर की, जो लोकटक झील है प्यारे अभ्यर्थियों, ये अपने ऊपर तैरती फुमदी के लिए प्रसिद्ध है प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें फुमदी क्या होती है, तो फुमदी प्यारे अभ्यर्थियों एक विशेष प्रकार की शैवाल होती है, यानी एक विशेष प्रकार की घास होती है जो कि इसके पूरे मतलब कि जल सतह पर तैरती मिलेगी। इसके लिए जाना जाता है प्यारे अभ्यर्थियों मणिपुर की लोकटक झील को। क्लियर हो गया? अगले प्रश्न पर आते हैं और अगला प्रश्न है प्यारे अभ्यर्थियों कि प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता और अखंडता, प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देना है? और ये मतलब कि जो संविधान की प्रस्तावना में जो एकता और अखंडता है, इन शब्दों का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देना है प्यारे अभ्यर्थियों? और बात करें इसके सही उत्तर की तो इसका सही उत्तर होगा संप्रभुता को बढ़ावा देना है। अगर एकता है और अगर अखंडता है यानी यूनिटी है और हमारी जो अखंडता है जो कभी टूटे ना, ये मौलिक सिद्धांत संप्रभुता को बढ़ावा देती है प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें संप्रभुता क्या होती है, तो प्यारे अभ्यर्थियों संप्रभुता का मतलब होता है कि हम प्रभुत्व संपन्न हो गए। चलो पहले तो हम 1947 से पहले किसी के उपनिवेश हुआ करते थे, पर इसके बाद जब से हमने एकता और अखंडता के सिद्धांत को बढ़ावा दिया है, यहाँ से हमें प्यारे अभ्यर्थियों हम संप्रभुता हो गई हमारे अंदर, हम प्रभुत्व संपन्न हैं। प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है प्यारे अभ्यर्थियों कि अब हम किसी से कोई जो है तो रिक्वेस्ट नहीं कर सकते कि मतलब हमें ऐसा करने दिया जाए या हम ऐसा कर सकते हैं क्या। हम प्रतिभाशाली हैं, हम प्रभुत्व संपन्न हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। हम किसी देश के साथ मैत्री कर सकते हैं तो हम किसी देश के साथ संधि भी कर सकते हैं। इससे हमें किसी से इजाज़त लेने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर हो गया? अगले प्रश्न पर आते हैं और अगला प्रश्न है कि क्या है जो मतलब कि कोई एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, वह कौन सा एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाले सभी डेटा को फिल्टर कर देता है प्यारे अभ्यर्थियों। और बात करें इसके सही उत्तर की तो सही उत्तर है प्यारे अभ्यर्थियों आपका फायरवॉल। अगर पेपर दिया है और इसमें अगर आपने फायरवॉल को अगर आपने टिक किया होगा देन आपका उत्तर प्यारे अभ्यर्थियों बिल्कुल सही है। जीके की अगर बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो देखिए हार्ड नहीं है, हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है। अब देखिए सोशल मीडिया कम्युनिकेशन एक टॉपिक होता है। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल स्पेशल में अगर आप थोड़ा सा अगर आप देखेंगे अगर सिलेबस को तो सोशल मीडिया कम्युनिकेशन आराम से दिया गया। सोशल मीडिया जो कम्युनिकेशन है वो हमने पढ़ा नहीं, तो अब जब सोशल मीडिया कम्युनिकेशन पढ़ा नहीं है तो फिर वो चीज़ें हमारी समझ में आ नहीं रही हैं, ठीक है। कंप्यूटर के क्वेश्चन नहीं है, ये सोशल मीडिया कम्युनिकेशन से संबंधित है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाली सभी डेटा को फिल्टर कर देता है प्यारे अभ्यर्थियों, तो इसका सही उत्तर होगा फायरवॉल। फायरवॉल की बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो ये एक विशेष प्रकार का सिस्टम है जो किसी एक निजी नेटवर्क पर अनाधिकृत पहुंच को रोकती है। मतलब किसी एक निजी नेटवर्क पर कोई दूसरा अगर कोई नेटवर्क अगर आ रहा है, इंटरफेयर कर रहा है तो उस पहुँच को रोक देगा। बात करें फायरवॉल के उपयोग की तो प्यारे अभ्यर्थियों किसी नेटवर्क पर मतलब कि क्या है कि किसी नेटवर्क पर अगर ट्रैफिक हो, उस ट्रैफिक को फिल्टर करने के लिए फायरवॉल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यानी कि किसी प्रकार का कोई ट्रैफिक अगर फंसा हो, ट्रैफिक का मतलब वो यातायात ये सड़क वाला नहीं है प्यारे अभ्यर्थियों। बहुत सारी ऐसे मतलब कि डेटा में ऐसे बहुत सारे मतलब नेटवर्क में ट्रैफिक हो जाते हैं जिससे आपके फ़ोन का जो डेटा जो चलता है वो बहुत धीमा स्लो हो जाता है प्यारे अभ्यर्थियों। नेटवर्क स्लो हो जाता है तो वो थोड़ा सा ट्रैफिक हो जाता है, ठीक है। उस ट्रैफिक को हटाने में मदद करता है आपका फायरवॉल सिस्टम। क्लियर हो गया? अगले प्रश्न पर आते हैं। दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रणनीतिक उपयोग के लिए क्या शब्द है? और दर्शकों के साथ अगर संवाद करना है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रणनीतिक उपयोग के लिए प्यारे अभ्यर्थियों एक सही शब्द होता है आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिसे हम बाजारीकरण के नाम से भी जानते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग का मतलब है कि सामाजिक माध्यम जो है इसे सामाजिक माध्यम विपणन भी कहते हैं। सामाजिक माध्यम विपणन का मतलब होता है कि सोशल मीडिया के अंतर्गत क्या है कि दर्शकों के साथ संवाद करना है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रणनीतिक उपयोग के लिए अगर हमें करना है तो हमें प्यारे अभ्यर्थियों सोशल मीडिया की मार्केटिंग करनी होगी। सोशल मीडिया की क्या होगी? मार्केटिंग करना कहते हैं उसे। अगला प्रश्न है भूटान की राजधानी क्या है? तो भूटान की राजधानी प्यारे अभ्यर्थियों थिम्पू। बात करें इसकी मुद्रा की तो इसकी मुद्रा है भूटानी निगुल्ट्रम। भूटानी निगुल्ट्रम,
ठीक है, ये भूटान की क्या है, मुद्रा है। बात करें भारत में सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है, तो भारत में सबसे लंबा नदी पुल है प्यारे अभ्यर्थियों आपका भूपेन हजारिका सेतु। आपने क्वेश्चन पेपर में आपके आया होगा, तो भूपेन हजारिका जो सेतु है प्यारे अभ्यर्थियों, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों, तो मैंने इसी क्लास के अंतर्गत जो जीके क्विज की क्लास होती है, तो जीके क्विज की क्लास के अंतर्गत किसी एक वीडियो में आप अगर चाहे तो देख सकते हैं, मैंने पढ़ाया प्यारे अभ्यर्थियों कि ढोला सदिया का पुल क्या है। ठीक है, तो ढोला सादिया का जो पुल है प्यारे अभ्यर्थियों, ये ढोला सादिया का पुल ही है जिसे हम भूपेन हजारिका सेतु के नाम से जानते हैं। और भूपेन हजारिका सेतु प्यारे अभ्यर्थियों भारत में सबसे लंबा नदी पुल है। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों, तो भूपेन हजारिका सेतु जिसे ढोला सादिया के नाम पुल के नाम से जानते हैं, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2017 में किया था प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें तो यह लगभग 9 किलोमीटर लंबा पुल मिलेगा आपको। ठीक है, यह 9 किलोमीटर लंबा पुल मिलेगा। क्लियर हो गया प्यारे अभ्यर्थियों, ठीक है, जो कि ढोला से लेकर के सदिया तक बना हुआ है। ठीक है, अगले नंबर पे आते हैं। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब पेश की थी? सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना यानी केसीसी योजना प्यारे अभ्यर्थियों आपकी अगस्त 1998 में शुरू की थी प्यारे अभ्यर्थियों। केसीसी का जो उद्देश्य होता है वो किसानों को उत्पादन तथा आवश्यकताओं के अनुरूप क्या करता है, ऋण उपलब्ध कराने का प्रयास करता है। ठीक है, यानी सरकार ने किसान जो क्रेडिट कार्ड योजना है जिसे हम केसीसी के नाम से जानते हैं प्यारे अभ्यर्थियों, ये केसीसी योजना सरकार ने 1998 में शुरू की थी, जिसका उद्देश्य मतलब कि ज़रूरतमंद और आवश्यकता युक्त जो किसान हैं उनको समय पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए। भारत और वियतनाम के बीच साझेदारी से उनके क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में किस प्रकार का परिवर्तन आएगा? कह रहा है कि भारत और वियतनाम के बीच जो साझेदारी है, उस साझेदारी से उनके क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में किस प्रकार का परिवर्तन आएगा प्यारे अभ्यर्थियों। और बात करें तो ये परिवर्तन जो है ये रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा से संबंधित आएगा, यानी कि रक्षा का तो एक सहयोग मिलेगा ही मिलेगा। भारत और वियतनाम के बीच में क्या है कि रक्षा का तो एक सहयोग मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ जो समुद्री निगहबानी हो रही है इस समुद्री सुरक्षा के में भी क्या है, ठीक है, समुद्री सुरक्षा का भी एक क्या होगा, एक परिवर्तन आएगा। अगला प्रश्न प्यारे अभ्यर्थियों, जून 2024 तक लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन थे प्यारे अभ्यर्थियों? तो जून 2024 तक विपक्ष के नेता आपके राहुल गांधी थे और 2024 के बाद भी कौन है, राहुल गांधी ही है। अगले प्रश्न पर आते हैं, तुगलकनामा के लेखक कौन है? तो तुगलकनामा के जो लेखक हैं आपको अच्छे से पता होगा, मैंने पढ़ाया भी है कई बार। तुगलकनामा के लेखक आपके अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो प्यारे अभ्यर्थियों जिन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों का दरबार देखा है प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें तो इन्हें तोता-ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। तोता-ए हिंद, तूती-ए हिंद की उपाधि धारण की थी इन्होंने, जो उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने दी थी। क्लियर हुआ। अगले प्रश्न पर आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी जिसे हम इरेना के नाम से जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी इरेना क्या काम करता है प्यारे अभ्यर्थियों? तो जो आपका अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी जो इरेना है प्यारे अभ्यर्थियों, ये नवीनीकरण के उपयोग को बढ़ावा देता है। यानी जो अक्षय ऊर्जा है, नवीनीकरण है, इसके उपयोग को क्या करता है, बढ़ावा देता है। क्लियर हुआ। अगले प्रश्न पर आए, वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए प्यारे अभ्यर्थियों पूछा जा रहा है आपसे कि वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए किस संगठन को जिम्मेदार माना जाता है प्यारे अभ्यर्थियों? तो आपके क्वेश्चन पेपर में ऑप्शन होगा यूएनसीसीटी। यूएनसीसीटी का मतलब होता है प्यारे अभ्यर्थियों यूनाइटेड नेशन काउंटर सेंटर ऑफ टेररिज्म। यूनाइटेड नेशन काउंटर सेंटर ऑफ टेररिज्म, ये प्यारे अभ्यर्थियों 2017 से ये विभाग, ये जो परिषद है, ये 2017 से अस्तित्व में आया था प्यारे अभ्यर्थियों, जिसको यूएनओ की महासभा द्वारा तैयार किया गया था। और ये करता क्या है कि ये वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए मतलब कि ये काम करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, दूध उत्पाद, ब्रेड इत्यादि पर जीएसटी दर क्या लगेगी? तो दुग्ध उत्पाद और ब्रेड पे अभी देखा होगा आपने कुछ समय पहले कि काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ था ब्रेड को लेकर के, है ना, कि ब्रेड में इतनी ज़्यादा मतलब जीएसटी क्यों, रोज़मर्रा की चीज़ है। तो प्यारे अभ्यर्थियों ब्रेड पर 5% जीएसटी लगती है, हमें इतना पता है। तो अगर ब्रेड पर अगर 5% लगती है तो दुग्ध उत्पाद पर भी कितनी लगती है, 5% जीएसटी चार्ज लगता है। अब बात करें चंद्रमा पर नासा के मानव युक्त मिशन को क्या नाम दिया गया था? तो चंद्रमा पर नासा के जो मानव युक्त जो मिशन था प्यारे अभ्यर्थियों, जिसे 2024-25 में संभावित था प्यारे अभ्यर्थियों, इसे आर्टेमिस नाम दिया गया था।
ठीक है, आर्टेमिस नाम दिया गया था और आर्टेमिस में ये कहा गया था प्यारे अभ्यर्थियों कि एक महिला होगी, महिला के साथ साथ एक अश्वेत व्यक्ति होगा, यानी कि अश्वेत का मतलब कि वो मतलब कि श्वेत ना हो, मतलब रंगीन कलर्ड आदमी हो, ठीक है। यानी कि इसमें यह संभावित किया गया था आर्टेमिस जो एक मिशन है, आर्टेमिस मिशन में प्यारे अभ्यर्थियों ये मतलब सुनिश्चित किया गया था कि नासा जो 2024-25 तक जो उनका अगला जो मिशन है जिसे चंद्रमा पर भेजा जा रहा है, इसमें एक महिला होगी और साथ ही साथ एक अश्वेत व्यक्ति भी होगा, ठीक है, यानी कलर्ड आदमी होगा वहाँ पे। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर ITER परियोजना का उद्देश्य निम्नलिखित की व्यवहार्यता प्रदर्शित करता है प्यारे अभ्यर्थियों। अब चूंकि प्यारे अभ्यर्थियों संयोग ऐसा है कि अब ऑप्शन साथ में नहीं लिखे जा सकते, नहीं तो ऐसे में जगह बहुत ज़्यादा हो जाएगी और सारे क्वेश्चन एक साथ आ नहीं पाएंगे। तो अब वो कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर यानी ITER परियोजना का उद्देश्य निम्नलिखित की व्यवहार्यता प्रदर्शित करना प्यारे अभ्यर्थियों। और सही उत्तर की बात करें तो बड़े पैमाने पर और कार्बन मुक्त स्रोत के रूप में क्या करना है, एक मतलब कि आपका एक समन्वय स्थापित करना, बड़े पैमाने पर और कार्बन मुक्त मतलब कि स्रोत के रूप में एक क्या करना है, समन्वय स्थापित करना, ये ITER परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। अगले प्रश्न की बात करें, 14 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को प्यारे अभ्यर्थियों राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। बात करें भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है, तो भारतमाला परियोजना प्यारे अभ्यर्थियों आपके सड़क मार्ग से संबंधित है प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें इस भारतमाला परियोजना की, तो इसकी शुरुआत 2015 में केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी, जिसका उद्देश्य था कि लगभग 84,000 किलोमीटर मापन में लगभग हमें क्या करना है, नेशनल हाईवेज बना करके तैयार करने, यानी जो हम नेशनल हाईवेज बनाएंगे उनके एक मतलब कि एक टारगेट सेट किया गया कि लगभग 84,000 किलोमीटर लंबे, 84,000 किलोमीटर हर जगह। अब ऐसा नहीं कि एक 84,000 किलोमीटर लंबा बन जाए, ऐसा नहीं है, अलग अलग राष्ट्रीय राजमार्ग बनेंगे लगभग 84,000 किलोमीटर लंबे, ठीक। 2015 में केंद्र सरकार की योजना थी जिसे हम भारतमाला परियोजना के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि किस त्यौहार को प्रकाश के पर्व के रूप में मनाया जाता है, प्यारे अभ्यर्थियों सभी को पता होगा, ऑब्वियस दिवाली को मनाया जाता है। भारतीय जीएसटी में किस प्रकार का कर प्रस्तुत किया जाता है, तो जीएसटी का फुल फॉर्म देख लेंगे, कर का नाम पता चल जाएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, यानी वस्तु एवं सेवा कर। अब कह रहा है कि भारतीय जीएसटी में किस प्रकार का कर प्रस्तुत किया जाता है, तो सर्विस टैक्स यानी सेवा कर प्रस्तुत किया जाता है। बुनियादी शिक्षा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था, तो प्यारे अभ्यर्थियों महात्मा गांधी ने प्रतिपादित किया था। बुनियादी शिक्षा का जो विचार था वो सबसे पहले महात्मा गांधी ने। बात करें भारत में 2020 और 21 में कौन सा राज्य मसालों का प्रमुख उत्पादक था, तो 2020 और 21 के आंकड़ों के अनुसार प्यारे अभ्यर्थियों आपका मध्य प्रदेश राज्य था जो मसालों के उत्पादन के लिए प्रमुख उत्पादक एक राज्य बन के आया। वैसे तो बात करें तो दक्षिण भारत को हमेशा के लिए श्रेय दिया गया है, लेकिन वर्ष 2020 और 21 में मध्य प्रदेश जो राज्य है ये भी मसालों का प्रमुख उत्पादक बनकर के निकला प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें तो जिसने 12 लाख टन मसालों का उत्पादन किया था, 12 लाख टन मसालों का उत्पादन किया था। अगले प्रश्न पर आएंगे कि प्रथम लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड यानी शांति भंग का जो आजीवन पुरस्कार का प्राप्त करता है वो प्राप्तकर्ता कौन है, यानी शांति भंग का आजीवन पुरस्कार यानी लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड ये सबसे पहले किसे दिया गया प्यारे अभ्यर्थियों, तो आपके क्वेश्चन पेपर में ऑप्शन होगा सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी को मतलब कि लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड दिया गया प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें तो भारतीय मूल के जो ब्रिटिश नागरिक हैं जिन्हें और साथ ही साथ एक मशहूर लेखक भी हैं आपके सलमान रुश्दी, तो भारतीय मूल के जो ब्रिटिश नागरिक और मशहूर लेखक हैं सलमान रुश्दी को 14 नवंबर 2023 को न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में मतलब कि आपके जो है तो न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में बैकलेव हेवल सेंटर द्वारा ये पहला पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। किसको दिया गया था, सलमान रुश्दी को दिया गया था। अब कह रहा है सबसे कम लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य कौन सा है, लिंगानुपात पर भी देखो प्रश्न पूछ रहे हैं यानी जनसंख्या पर आ रहा है। तो बात करें प्यारे अभ्यर्थियों कि सबसे कम लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य कौन सा है, तो सबसे कम लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य है हरियाणा, जहाँ का लिंगानुपात है 877। अब बात करें प्यारे अभ्यर्थियों की सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है लिंगानुपात में, मतलब कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, संघ शासित राज्य है जिसका मतलब कि लिंगानुपात सबसे कम है, तो सबसे कम अगर यूनियन टेरिटरीज की बात करेंगे तो वो है आपका दमन दीव, यानी जहाँ पे 618 है केवल लिंगानुपात। अब बात करें प्यारे अभ्यर्थियों की लिंगानुपात के मामले में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो सबसे बड़ा राज्य आपका केरल जहाँ पे 1084 है, लिंगानुपात 1084 है। अब बात करें प्यारे अभ्यर्थियों की सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जो लिंगानुपात में सबसे बड़ा है, तो वो आपका पुदुचेरी है जहाँ पे 1037 लिंगानुपात है,
क्लियर हो गया? ये सारे डेटा हैं, इनको ध्यान से सुनिएगा और ज़रूरत पड़े तो इनको आप लिख भी सकते हैं। अब कह रहा है कि जनसंख्या डी का घनत्व कितना होता है, तो मतलब जनसंख्या जो डी है उसका घनत्व तो कैसे मापते हैं प्यारे विद्यार्थियों? तो उसके लिए एक फार्मूला होता है, यानी कि जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या घनत्व बराबर लोगों की संख्या बटे भूमि क्षेत्र, लोगों की संख्या बटे भूमि क्षेत्र, यानी डी बराबर लोगों की संख्या। अब लोगों की संख्या किस में व्यक्त करेंगे प्यारे विद्यार्थियों? तो नंबर में व्यक्त करेंगे बटे स्पेस यानी भूमि क्षेत्र, तो डी बराबर एन बटे एस, डी बराबर एन अपॉन एस, इससे प्रदर्शित करते हैं। तो ये जनसंख्या घनत्व निकालने का क्या हो जाता है? ये फॉर्मूला हो जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी का जो एकीकरण है ये भारत के आंतरिक सुरक्षा ढांचे को कैसे बढ़ाता है? बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी का जो एकीकरण है ये भारत की जो इंटरनल सिक्योरिटी है उस ढांचे को कैसे बढ़ाता है प्यारे विद्यार्थियों? तो पहचान और सत्यापन प्रक्रियाओं में सुधार करके, ठीक है, यानी कि पहचान और सत्यापन जो प्रक्रियाएं होती हैं उनमें सुधार करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो पता होना चाहिए कि 1928 में बारडोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व था वो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। यही वो कारण था जब बारडोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, ठीक है। तो सवाल यहाँ से भी एक देखिए बन जाता है कि मतलब कि सरदार पटेल को मतलब कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो बारडोली सत्याग्रह के दौरान वहाँ की महिलाओं ने दी थी। अब प्रश्न है कि 2021 में इंस्टाग्राम को इंटरनेट में दुनिया भर का सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का स्थान दिया गया था। तो मतलब कि कौन सा स्थान मिला था इंस्टाग्राम को 2021 में? तो 2021 में सबसे ज़्यादा फेमस जो रहा इंस्टाग्राम, इसे चौथा स्थान मिला था प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है, इसे चौथा यानी 4th, ठीक है। चलिए अगले नंबर पे आते हैं। चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया था? तो चीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया था प्यारे विद्यार्थियों 1950 में। चीन ने तिब्बत पर 1950 में प्यारे विद्यार्थियों आक्रमण किया और साथ ही साथ अगर देखें तो लगभग 8 माह तक चीन का जो है तो तिब्बत पर कब्जा चलता रहा। कंटिन्यू 8 माह तक चीन का तिब्बत के ऊपर कब्जा चलता रहा। बात करें प्यारे विद्यार्थियों तो फिर आखिरकार क्या हुआ कि जो तिब्बती धर्मगुरु थे, दलाई लामा आपने नाम सुना होगा, बौद्ध गुरु हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों बात करें तो बौद्ध धर्म के जो धर्मगुरु हैं, तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा ने 17 बिंदुओं वाले एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, तब चीन और तिब्बत का विवाद सुलझ पाया था, ठीक है। और आज के इस डिस्कशन का अंतिम प्रश्न है कि निम्न में किस जीव को जल प्रदूषण का जैव संकेतक माना जाता है प्यारे विद्यार्थियों? 4 ऑप्शन दिए गए थे प्यारे विद्यार्थियों। शेर दिया गया था, जेब्रा दिया गया था, ये दोनों जल प्रदूषण कर ही नहीं सकते। केचुआ दिया गया था, केचुआ जल प्रदूषण करता ही नहीं है, मिट्टी में जो है तो वो काम करता है। और जो मेढक है जो आपका चौथा ऑप्शन, मेढक आपका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। यानी कि मेढक को जल प्रदूषण का सबसे जैव संकेतक माना गया है। क्लियर हो गया प्यारे विद्यार्थियों? तो ये था आज का 23 अगस्त के सेकंड शिफ्ट का डिस्कशन, वो भी जीके का। प्यारे विद्यार्थियों मैं फिर से एक बार आपको बताऊंगा कि जीके ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस हम लोग उन पॉइंट्स को पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है। और जिनको हमने पढ़ा नहीं उनको हमने क्या बोल दिया? उनको हमने बोल दिया कि ये हार्ड है। प्यारे विद्यार्थियों देखिए, आपकी मैथमेटिक्स सिंपल आ रही है, रीजनिंग सिंपल आ रही है, हिंदी सिंपल आ रही है, मानसिक अभिरुचि आ ही नहीं रही है। तो अब जीके में तो देखिए थोड़ा ऐसा प्यारे विद्यार्थियों की पैटर्न में देखिए स्वाभाविक है, और भी थोड़ा सा तो परिवर्तन होगा ही होगा। और अगर आप सोचो कि मतलब कि हिट टू हिट करो तो हिट टू हिट तो हो ही नहीं सकता, 38 में 38 तो किए ही नहीं जा सकते प्यारे विद्यार्थियों। जीके जीएस है, इसमें नहीं कर सकते हम लोग। हम मैथमेटिक्स में कर सकते हैं, हम रीजनिंग में कर सकते हैं, हिंदी में तो कुछ संभावनाएं बन जाती हैं करने की, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों जीके और जीएस में हिट टू हिट नहीं कर सकते आप। 38 में यदि प्यारे विद्यार्थियों अगर आप 20 भी कर रहे हो तो भी मैं कहता हूँ कि सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने 38 में 25 कर दिए तो यू आर एक्सीलेंट, ठीक है। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों मिलते हैं आपसे कल, अगली क्लास लेकर के आते हैं, ठीक है, जिसमें से सॉल्यूशन करवाएंगे प्यारे विद्यार्थियों 24 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट का डिस्कशन जारी रहेगा। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिएगा, और यदि आपका पेपर हो भी गया है तो किसी अन्य चीज़ के लिए आप प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। फुर्सत नहीं बैठना, कंफर्ट जोन में नहीं आना प्यारे मित्रों, ठीक है। चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, यदि किसी कारणवश यदि आपका पेपर यदि बिगड़ गया है तो उस पर आप परेशान मत होइए। मेरे भी न जाने कितने एग्ज़ाम्स ऐसे ही रिजेक्ट हुए हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारते। आप सब मेरे जो है तो अच्छे भाई हो, हिम्मत नहीं हारना है। एक बार फिर से नए जोश, नए जज्बे और नए जुनून के साथ फिर से एक बार तैयारी करना है। और आपकी इस तैयारी में आपका भाई मैं और आपका अपना प्यारा संस्थान आपके लिए सदैव तत्पर है। ख्याल रखिएगा। नमस्कार।